बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग संसाधन और विकास के अंतर्गत भू संरक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे। जिस भूमि पर हम रहते हैं वहाँ अनेक आर्थिक क्रियाएं करते हैं, चाहे वो कहीं आना जाना हो, घर के लिए हो या आर्थिक क्रियाएं हो, ये सभी हमारी भूमि पर ही आधारित होती है। भारत में भूमि के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे भू आकृति विभिन्न प्रकार हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप। और लगभग 43% भागों में वन मैदान हैं जो कृषि और वनों के उद्योगों के लिए हमारे उपयोग में आते हैं। और उसी तरीके से 30% भाग में जो है बारहमासी नदियों से तात्पर्य है जो नदियाँ पूरे साल भर प्रवाहित होती हैं, वहाँ के लिए सुरक्षित हैं। और उसके अलावा पर्यटन के विकास के लिए भी यही अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त करीब 27% पठारी भाग है, जिसमें से हमें खनिज पदार्थ और जीवाश्मीय ईंधन आदि की प्राप्ति होती है। तो बच्चों, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि एक तुलना की गई है 1960 और 61 और 2014 और 15 में, जिसके अंतर्गत विभिन्न रंगों से हमने इसमें प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि क्या स्थिति थी 1960 में और 2014-15 में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वन का क्षेत्रफल यहाँ पर उस समय ये नीले रंग से दर्शाया गया है 18.11% था, जो कि 14-15 में बढ़ करके 23.3% हो गया है। और इसी तरीके से कृषि और के लिए अनुपलब्ध भूमि से तात्पर्य है कुछ भूमि ऐसी होती है जो कृषि में उपयोगी होती है और कुछ कृषि में उपयोग में नहीं लाई जा सकती है। जैसे कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है बंजर भूमि, और पहला है बंजर भूमि, दूसरा है गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे इमारत, सड़क, उद्योग। मतलब कृषि की अनुपलब्धता, वहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है, बल्कि वहाँ पर कृषि से संबंधित कार्य ना करके दूसरे कार्य किए जा सकते हैं। इसी क्रम में है तीसरा है पड़ती भूमि। इसके अंतर्गत कृषि अयोग्य भूमि में स्थायी चारागाहों और अन्य गोचर भूमि, स्थायी चारागाह जिसमें कि हमारे चौपाए या गाय भैंसे चरती हैं, खाती हैं खाना, वहाँ पर वो भूमि गोचर भूमि कहलाती है, चरागाहें कहलाती हैं। उसके अलावा विविध फसलों और वनों के अधीन भूमि शामिल नहीं है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ पर 5 से अधिक वर्षों तक खेती ना गई हो, वो बंजर भूमि वो कहलाती है। पड़ती भूमि का तात्पर्य है जहाँ एक वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई, अर्थात खेती लगातार 2 या 3 वर्षों तक कर दी जाए और उसके बाद 1 या 2 वर्षों के लिए उसको पड़ती या यूं ही छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसकी उर्वरता वापस उसमें आ सके। उसके अलावा वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि और पुरातन पड़ती भूमि जो 5 वर्षों से अधिक खेती ना की गई हो। इसी तरीके से शुद्ध निवल या बोया गया क्षेत्र, जिसमें वर्तमान में कृषि कार्य में यूज़ हो रहा है और उस पर कितना हमने खेती की गई है। इस तरीके से भारत में भूमि का उपयोग का प्रयोग कैसा है, भू उपयोग का निर्धारित करने के लिए वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृतियाँ, जलवायु और मृदा के साथ के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व और प्रौद्योगिकी क्षमता, सांस्कृतिक और परंपराएं आदि शामिल हैं। भारत में कुल भौतिक क्षेत्रफल का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसका केवल 93% भाग में के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रांत हैं जैसे आसाम को अगर हम लेते हैं तो वहाँ की जानकारी अभी भी पूरी नहीं है। उसी क्रम में कुछ सीमावर्ती क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, वहाँ के भी भूमियोग का पूरा सर्वेक्षण अभी नहीं हो पाया है। इसी क्रम में स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम हुई है
पशुधन में इतनी की बड़ी इतनी संख्या है, फिर भी उसके अनुरूप हमारे चरागाहों की संख्या कम है या उसका क्षेत्रफल कम है, जिसको बढ़ाने की और आवश्यकता है। अतः भूमि को 2 या 3 वर्षों के लिए या उससे अधिक बोया जाता है, और यदि उसके बाद बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, तब भारत के कुल सूचित क्षेत्रफल का लगभग 45% हिस्से पर खेती हो सकती है। बोए गए क्षेत्र पर का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। जैसे पंजाब और हरियाणा, जहाँ जो कृषि प्रधान प्रदेश है, वहाँ पर करीब 80% भाग में कृषि हो जाती है। जबकि अंडमान निकोबार या मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर केवल 10% भागों पर ही कृषि होती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 में निर्धारित की गई थी, उसमें करीब 33% भूभाग क्षेत्र वांछित है, जिसमें वन के अंतर्गत उसको रखा जाता है, लेकिन ये काफ़ी कम है। वन नीति के द्वारा निर्धारित इस सीमा परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हमें वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों को जीविका पर भी उसी पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग धंधे आदि आते हैं। वे लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने और लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। इसलिए हमें विभिन्न संसाधन, खासतौर पे भूमि संसाधन का प्रयोग करने के पहले और उसका कितना उपयोग किस हद तक करना है, उसका उपाय हमें ठीक से करना चाहिए। भूमि निम्नीकरण और उसका संरक्षण के उपाय। निम्नीकरण से तात्पर्य है भूमि की गिरती हुई क्षमता या उसका स्तर निम्न होना, जैसे कि जिसका उपयोग हमारे पूर्वज प्राचीन समय से करते आ रहे हैं, और भावी पीढ़ी मतलब आने वाले कल में भी हम उसका उपयोग करेंगे, जिसका उपयोग हम मकान के रूप में करते हैं या उद्योग धंधों के रूप में करते हैं। लेकिन आवश्यकता का लगभग 95% भाग भूमि से ही हम प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि का नुकसान भी हो रहा है, जो प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। इस समय भारत में लगभग 13 हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है और 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत और 56% भूमि क्षेत्र जल अपर्दित है, और शेष लगभग लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, वनों का कटाई और बहुत ज़्यादा पशुओं का द्वारा चर लेना फसलों को, और उसके अलावा खनन में भी भूमि का निम्नीकरण की भूमिका है। जैसे खदानों में जो गहरी खदानें खनिज पदार्थ हमें निकालने के लिए ज़मीन के अंदर गहरी खाई सुरंग बना करके जाना पड़ता है, वहाँ पर से सामान खनिज पदार्थ निकालने के बाद वहीं पर वैसे ही उन सुरंगों को, खदानों को छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। खासतौर पे छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में भी वनों का उन्मूलन हो रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण के कारण भूमि में निम्नता आई है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए भी उत्तरदायी है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी भूमि को खराब करती है। इसमें लवणीयता, ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालने की वजह से उसमें लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है, और खनिज प्रक्रिया जैसे सीमेंट उद्योग और चूना पत्थर आदि को पीसना भी इसमें बहुत ज़्यादा, सीमेंट उद्योग भी इसके लिए बहुत नुकसानदेह है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि औद्योगिक क्षेत्र जल निकासी के आने के कारण
औद्योगिक क्षेत्र से जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भी भूमि को बहुत प्रदूषित कर रहा है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके हैं और वनारोपण और चारागाहों को उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ पौधों की रक्षक मेखला एक बेल्ट बनाई जाती है। संरक्षक क्षेत्र मेखला से तात्पर्य है कि वनों का क्षेत्र बढ़ाया जाना, उसमें पूरी एक बेल्ट बना देना जिसमें पेड़ पौधों या वन क्षेत्र का विस्तार हो, जिसके कारण हम भूमि को बचा सकते हैं। उसके अलावा रेगिस्तानी या मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ पर कि बलुई मिट्टी है, वो स्थिर नहीं होती है, उनमें कांटेदार झाड़ियों को लगा करके उनको स्थिर बनाने की प्रक्रिया भी की जा सकती है। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि भू संरक्षण या मृदा संरक्षण कैसे किया जाए जिससे कि हमारे पृथ्वी का तापमान कम रहे, उसमें प्रदूषण कम हो और हम पृथ्वी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें जिससे कि आने वाली पीढ़ी उसके लिए उपयोगी हो। तो इस तरीके से बच्चों, आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कल हम